नमस्कार श्रोताओं में आप सबका स्वागत है। खुलने वाले हैं भारतीय बाजार। प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं आपको किस तरह के संकेत आ रहे हैं। एकदम सुस्ती है लेकिन हरे निशान में है एसजेएक्स निफ्टी और उसकी वजह है कि एशियाई बाजार कमजोर खुलकर रिकवर करते हुए दिख रहे निचले स्तर से। हालांकि निक्केई भले पौन से 1% कमजोर है लेकिन हांगकांग के बाजार हरे निशान में लौट चुके हैं। शंघाई के बाजारों में कोई खास बड़ा बदलाव है नहीं, तो कुल मिलाकर संकेत उतने बुरे नहीं जितने शायद हो सकते थे यूरोप के भारी उतार चढ़ाव और कमजोरी के बाद। चलिए शुरुआत होती है भारतीय बाजारों की। बता दूं आपको किस तरह के संकेत आ रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर है, 8 अंक ऊपर नजर आएगा आपको निफ्टी। एचडीएफसी कल अच्छी रिकवरी दिखाकर दिन के हाई पर बंद होता नजर आया, आज 3% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग की पहली टिक पर। पीएनबी 1.5% ऊपर, लीवर में 1.25% का इजाफा। ये 2-3 स्टॉक है जो 1% से ज्यादा दिख रहे हैं मजबूत। इंडसइंड बैंक 9% नीचे, अंबुजा में 2% का नुकसान। रुपए की शुरुआत, और कल हमने देखा था रुपए में काफी बेहतरीन रिकवरी होती हुई दिखी थी, तो आज थोड़ी सी कमजोर शुरुआत हुई है। 10 पैसे नीचे खुलता हुआ रुपया 67 रुपए 16 पैसे का लेवल आपकी स्क्रीन पर रुपए के लिए। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। तो कोई खास बड़ा बदलाव अब तक नजर नहीं आ रहा है। फोकस कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर रहेगा एक्शन। कौन कौन मयूरेश, बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है इस स्टॉक के ऑफर फॉर सेल को। जिस तरह का कल रिटेल का पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, इंस्टीट्यूशंस में भी बिना एलआईसी की बड़ी मदद के भर गया आराम से। एफआई ने भी अच्छा लिया है स्टॉक। जो लोग मिस कर चुके हैं, जो नहीं लगा पाए पैसा ऑफर फॉर सेल में, क्या मार्केट में खरीदना चाहिए उन्हें? यदि हाँ तो किस दाम पर? नहीं अनिल, आई थिंक मुझे लगता है डिक्लाइंस के लिए राह देखनी चाहिए स्टॉक के लिए। आईसीटीज हैं, रेवेन्यूज डिसेंटली ग्रो हो रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक द एंटायर प्ले विल बी ऑन हाउ द एक्सिम वॉल्यूम्स पैन आउट, और दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस स्टेज पे प्रोग्रेस करता है और कब कंप्लीट होता है। अभी एक्सपेक्टेशन यही कि अगले 2 साल बाद बाई 18 द कॉरिडोर शुड बी कंप्लीट। और जो रोड ट्रांसपोर्ट एक मार्केट शेयर गेन कर चुका है, एंड बिकॉज ऑफ एंड यूजर अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ फॉल इन डीजल प्राइसेज, जो फ्लीट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, और जो हॉलेज चार्जेस साइमल्टेनियसली रेलवे से बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हमने देखी है ऑफ रेल फ्रेट एंड रेल कैरेज आई थिंक हैज गॉन टू द रोड सेक्टर। तो मुझे लगता है आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ विल डिपेंड मोर और लेस ऑन हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी स्लगिश। और जो डीएफटी है, जो मुझे लगता है आई थिंक विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इट टू बी ऑपरेशनल। वैल्यूएशन के हिसाब से आई थिंक 25 टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ्स एवरेज पे ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली आई थिंक आई वेट फॉर डिक्लाइंस ऑन द स्टॉक अनिल। एट दिस मोमेंट आई थिंक आई विल नॉट रश एंड बाय इनटू दिस। ओके, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और नीचे के लेवल्स मिलेंगे तब खरीदारी करिएगा। वैसे अभी हैंगओवर जरूर खत्म हुआ है उस ओएफएस का, तो आज हो सकता है थोड़ी बहुत मजबूती इसमें बने। प्री ओपनिंग सेशन में फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चर्चा में 2 शेयर हैं, आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज। यूनाइटेड स्पिरिट्स हर रोज नए 52 हफ्ते के निचले स्तरों को छू रहा है। राकेश, चार्ट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी देखकर बताइए और यूनाइटेड ब्रूवरीज के भी देखकर बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन बना हुआ है किंगफिशर के ब्रांड को लेकर। एसबीआई कैप्स ने जिस तरह से किंगफिशर की एयरलाइन के ब्रांड को अपने पास रख लिया है, अब कंफ्यूजन ये है कि कहीं किंगफिशर ब्रांड को भी ना वो सीज कर लें। और देखिए वैसे भी विजय माल्या जी की करीब करीब 32% हिस्सेदारी है यूनाइटेड ब्रूवरीज में, करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की। तो हैंगओवर इस पर भी देखा जाएगा शायद। दोनों ही चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? पीरियड्स की बात करें तो स्टॉक ने एक वर्टिकल डिक्लाइन दिखाया है। ऊपर से ऊपरी स्तरों पर देखें तो 2440 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। निचले स्तरों पर देखें तो 2230 एक सपोर्ट है। स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन खड़ी है 2230 के लेवल पर नजर रखें। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूटते हैं तब काफी दिक्कत हो सकती है। एल्स अगर ये स्टॉक ऊपर में 2440 के ऊपर निकलता है तब नई तेजी की शुरुआत होगी। एल्स स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर है। 2440 के ऊपर खरीदना चाहिए, 2230 के नीचे फ्रेश शॉर्टिंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ यूनाइटेड ब्रूवरीज को देखें तो ये स्टॉक एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना रहा है। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम टॉप फॉर्मेशन बना है, और स्टॉक में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऊपर ही एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है। 820 से लेकर 823 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर मौजूदा स्तर 802 के अराउंड है। अगर ये स्टॉक 823 के ऊपर निकलता है तब एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, तब इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। एल्स स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। नीचे में 775 एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 775 के लेवल्स नीचे में टूटते हैं तब एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टॉक पर। देखना होगा सेंटीमेंट का कोई नेगेटिव असर यहां पर दिखता है या नहीं। तो ये एक एक्शन वाला स्टॉक। एनबीसीसी ये स्टॉक है जो स्टॉक स्प्लिट करने जा रहा है।
आज बोर्ड बैठक है, हालांकि अंदाजा पहले से था कि आज बोर्ड बैठक होने वाली, लेकिन फिर भी आज है, तो देखें कि किस तरह का एक्शन हो सकता है। ये बताएं एनबीसीसी के स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप? मयूरेश, खरीदना चाहिए? बिल्कुल, अगर डिक्लाइन पे आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अनिल जी स्टॉक को देख सकते हैं। ऑर्डर बुक बढ़जन हो रही है और जैसे इनको प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम रीडेवलपमेंट, आई थिंक काफी अच्छी तरह से ओवर द नेक्स्ट 2 years ऑर्डर बुक कैन एक्चुअली डबल इन आवर ओपिनियन। दूसरी बात, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, आई थिंक एक रिस्क फ्री एलिमेंट आता है इसमें, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर बैक बाय द गवर्नमेंट और जो 10% ये चार्ज लगाते हैं, दैट प्रॉब्ली गिव्स देम कंसिस्टेंट कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्डली, बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। फोर्थ, आई थिंक वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे बीच में जब स्टॉक चल गया था, लेकिन आई थिंक विद द करेक्शन दैट वी सीन काफी रीजनेबल हो गए कंपेयर टू व्हाट इट वाज ट्रेडिंग अर्लियर। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्टॉक अगर डिक्लाइंस पे मिलता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। चलिए, डिक्लाइंस पर मिलता है तब वहां पर खरीदारी आपको करनी चाहिए। ये बताइए क्रिस, बैंक निफ्टी पर क्या राय है आपकी? इसको आज किस तरह से ट्रेड करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी के अगर आप देखें तो जो एक रेजिस्टेंस बन चुका था 15,400, वो अभी भी बरकरार है और उस लेवल को पार करने में आई थिंक अभी भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो आई थिंक उसी लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें स्ट्रैटेजी एक यहां पर हमें अगर कोई स्ट्रैटेजी बनने का तो हम जो सलाह दे रहे हैं यहां पर 14,800 इसकी पुट यहां पर बेच के चले जो 180 के आसपास है, और 15,400 यहाँ का कॉल बेच के चले जो 270 के आसपास है। तो दोनों का जो प्रीमियम इनफ्लो है 450 के आसपास आएगा, और इसका स्टॉप लॉस 500 रखे और हम टारगेट 250 का दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक रेंज प्ले है, क्योंकि डायरेक्शनल प्ले अभी फिलहाल देना आई थिंक एट द करंट जंक्शन थोड़ी बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर। चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके कहां हैं। स्टॉक 2020 का मैच खेला गया था 7:30 से 8 के बीच में, और रिकमेंड किए गए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग स्टॉक्स। कौन से हैं वो शेयर, क्या है टारगेट्स, क्या है स्टॉप लॉस, और कैसे ट्रेड करें आप तेजी या मंदी की तरफ? हमारे दोनों कैप्टन्स की राय आपके सामने। चलिए, 10 के 10 शेयर है हमारी टीम के, आप फटाफट से देख लें। इसकी वजह से लेकर नेटको टाइल्स रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास हुआ है तो बड़ा बेनिफिशियरी होगा ये। इसके अलावा आप कंसाई नैरोलैक पे भी नजर रख सकते हैं, इसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अब इनके ऑर्डर्स रुकेंगे नहीं, बल्कि जो ऑर्डर्स पे काम आपको पूरा करना है वो इनको भी एक जो इनकी प्रिक्रूटमेंट होती है अपने अपने प्रोडक्ट्स की वो पूरी होती हुई दिखेगी। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग में ही फाइनेंस करता है, तो एनपीए का जो स्टेटस है वो काफी हद तक कम होगा इस रेगुलेटरी बिल से, इसको बड़ा बेनिफिट होगा। और साथ ही ट्राइकॉल यूरोप में अर्थव्यवस्था को तेजी देने की जो बात सामने निकल के आई है, उससे ऑटो एंसिलरी में ट्राइकॉल को एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यूरोप में ये सप्लाई करती है। इसके अलावा आंध्रा बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, क्रिसिल की तरफ से नुकसान बनेगा। एसीसी डेरिवेटिव के हिसाब से शॉर्ट कैंडिडेट है, डिपेंडेबल शेयर की तरफ से उन्होंने रखा है। सन फार्मा के अंदर एक रिकॉल किया इन्होंने दवा का, 3.5 लाख से ज्यादा कार्टन शॉर्ट हो सकता है। आईडीबीआई रेटिंग डाउनग्रेड शॉर्ट है। फीड के तौर पर आप देखें तो स्कीपर को 120 करोड़ का ऑर्डर है, फायदा मिलेगा। और सिंजन एक डिफेंसिव प्ले, एक अच्छा मोमेंटम आज 405 के टारगेट के लिए मिल सकता है, बाय करके चल सकते हैं। 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों को टीम में आज शामिल किया है, और शुरुआत गेंदबाजों के साथ करी है। पीएसयू बैंक सुपर सेलेक्टर्स बेरिश इसलिए क्योंकि क्रिसिल ने जिस तरह से कल अपनी रिपोर्ट में कई बैंकों को डाउनग्रेड किया है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, और आखिरी में देखिए सिंडिकेट बैंक को भी टीम में शामिल किया है। तो ये पीएसयू बैंक पर बेरिश है सिलेक्टर्स। और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन ने जिस तरह से नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी उठाई है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। एटीएफ के दाम भी घटे हैं, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और कच्चे तेल भी ओवरनाइट देखिए कमजोर हुआ है। बीएफ यूटिलिटीज, बीएफ इन्वेस्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में मामला है आज नाइस के लिए, और अगर वो मंजूरी मिलती है सुप्रीम कोर्ट से डेवलप करने के लिए लैंड बैंक को, तो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इस शेयर में आप तेजी तभी करें जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए। साथ ही मन्नापुरम जनरल फाइनेंस आज बोर्ड बैठक है, इसलिए रडार पर रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स और कोलगेट, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं, रोज ये शेयर 52 वीक लो छू रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में विजय माल्या का हैंगओवर है, और कोलगेट में देखिए आप पतंजलि का हैंगओवर है, तो यहां पर सिलेक्टर्स बेरिश हैं। और एनबीसीसी को फ्री हिट का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है। चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन नजर रखिएगा इन्फोसिस के स्टॉक्स पर भी। कल हमने देखा था इसमें जरूर दबाव देखने को मिला था। 862 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे कोर प्रमोटर्स ने, गोपाल कृष्णन ने और एसडी शिबुलाल ने।
1150 रुपए के एवरेज प्राइस पर वो शेयर बेचे गए थे, लेकिन अब वो ब्लॉक डील हो चुकी है, हिस्सेदारी बिक चुकी है। ये बताइए राकेश, चार्ट्स देखकर क्या लग रहा है, आज यहां पर तेजी करनी चाहिए क्या? देखिए हेमंत जी, चार्ट्स तो ओवरऑल पॉजिटिव हैं। कल के सत्र में इन डील्स के चलते स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी और एक गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक में निचले स्तरों पे देखें तो 1109 से लेकर 1120 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 1142 कल की क्लोजिंग थी। मुझे लगता है स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। नीचे में 1109 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 1190 1195 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त इन्फोसिस के स्टॉक पर, जहां देखना होगा आज किस तरह का एक्शन होता है। आज जो कमजोरी का एक्शन दिख रहा है थोड़ा प्राइवेट बैंक्स में दिख रहा है मुझे। आईसीआईसीआई, यस और इंडसइंड कमजोर दिख रहे हैं। सुब्रमण्यम साहब, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कहीं कोई मौका है किसी स्टॉक में, अगर आपको लगता है शॉर्ट पोजीशन बनाए या फिर निचले स्तर पर खरीदारी करनी हो तो? जी, दो स्टॉक्स जो मेरे ध्यान में है वो है एक टोरेंट फार्मा। अगर आप देखें तो कल ऑलमोस्ट 11% की आप ओपन इंटरेस्ट बढ़ी है और यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट देखी है। यहाँ पर इसका कल क्लोजिंग जो था 1271 और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आज भी वीकनेस जारी रह सकती है। डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छी खासी थी इसमें। यहाँ पर डिलीवरी अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा थी कल डिलीवरी वॉल्यूम्स, तो कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो मेरा मानना है कि शायद ये 1200 तक लेवल आने की पूरी संभावना है, तो इसमें एक बिकवाली करके चले। दूसरा जो बाइंग में जो मेरा रिकमेंडेशन हुआ है ग्रैन्यूल्स इंडिया। यहां पर अभी नए एंट्रेंट है एफएनओ सेगमेंट में। कल जबरदस्त यहां पर ऑलमोस्ट 50% की ओपन इंटरेस्ट बढ़त आई है और अगर आप देखें तो आई थिंक फंडामेंटली ये काफी पॉपुलर स्टॉक रहा है और अभी ये एक्चुअली ये उम्मीद से लेट एक्चुअली इसमें एक्चुअली बाइंग आ रही है। मेरा काफी एक्सपेक्टेशन था कि 110-15 के आसपास से यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग फास्ट आएगी, लेकिन ग्रेजुअली आई है, तो एक अच्छी खास बात है। कल 125 के आसपास यहाँ पर बंद हुई। मेरा मानना है कि शायद ये नियर टर्म में 135 यहां तक एक मिनिमम टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये राय इन स्टॉक्स पर, लेकिन नजर रखिए आज ओएनजीसी पर भी। कुछ देर पहले ओएनजीसी का मैनेजमेंट हमारे साथ था जो बता रहे थे कि $60 का जो प्राइसिंग निकल कर आएगा नए फॉर्मूले के हिसाब से, जिस तरह से सरकार ने कल ऑयल एंड गैस के लिए बड़े रिफॉर्म्स पेश किए हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है और 1% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है ये शेयर। इसके चार्ट्स पर एक राय लेना चाहता हूं राकेश, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत जी, अगर ओएनजीसी के चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक में जो पिछले 4-5 दिनों से एक रैली बनी हुई है, पुल बैक रैली लगती है। टेक्निकली ये इसका स्ट्रक्चर बाइंग का नहीं है। अगर इस न्यूज के चलते कुछ लेना हो तो रिलायंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है और कल की गिरावट स्टॉक में सिर्फ एक करेक्शन लगती है। रिलायंस स्पेस से बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और एज ऑफ नाउ ओएनजीसी स्पेस से सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। अच्छा, ओएनजीसी में सेल ऑन रैली और रिलायंस बाय ऑन डिप्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पेयर ट्रेड बताया है राकेश ने। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी यहाँ पर दे। हाँ, सीबीसी आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ओके, तो अच्छा चलिए, प्री ओपनिंग सेशन में जो मार्केट अब दिख रहा है इस वक्त, वो ये बता रहा है कि कहीं कोई डायरेक्शन है नहीं। इंटरेस्टिंग होगा हेमंत, सिर्फ खुलकर किस तरफ पहले बढ़ते हैं, 7,500 की तरफ पहले जाते हैं या 7,450 की तरफ जाते हैं? एशिया ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। जिस तरह से 5% ऊपरी स्तरों से आप देखिए यूरोप गिरा है ना, उसके कंपैरिजन में एशिया ठीक है। हांगकांग आधा ऐसा लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी और इसको देखिए देखिए निक्के तो ऊपर आ गया, जो निक्के इतना 1% नीचे था, हुआ ही नहीं है ऐसा लग रहा है। देखिए जितना सुस्ती भरा ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। फिंगर्स क्रॉस, जो हम कह रहे थे कि एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए बाजार में, और काफी लोग बड़े करेक्शन की उम्मीद लगाकर बैठे। बाजार जनरली सबको थोड़ा सा मोबिलाइज करता नहीं है। हाँ चलिए देखते हैं एक और स्टॉक जो आज एक्शन में रह सकता है, बीएफ यूटिलिटीज। वो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इनके मामले की सुनवाई तय तो हुई है, अब होगी या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा हो गया कि वो भेड़िया आया वाला हाल है कि होगी और होता नहीं है। तो इस स्टॉक में नजर जरूर रखिएगा, ट्रेड करने के पहले थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं आएगा तो फिर ये स्टॉक चलना मुश्किल। इसलिए एक चार्ट पर फटाफट राय ले लें। बीएफ यूटिलिटीज 20 सेकंड है मेरे पास, बताएं राकेश क्या ट्रेड बनेगा, या फिर लेवल ही दे दें, क्या अहम है इसके लिए? बिल्कुल अनिल जी, लेवल ही देखनी चाहिए। नीचे में 527 एक अच्छा सपोर्ट है, किसी ने ले रखा हो तो 527 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक के लिए दिक्कत होगी।
चलिए, तो ये रहा है BF पर आती हुई इस वक्त। नजर जरूर रखिएगा इस स्टॉक पर एक्शन के लिए। आज से अगर कहीं डिसीजन आए तो बड़ी बात हो सकती है इस स्टॉक के लिए। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन की खत्म होकर अब कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है और बता दूं आपको कि बेहद शांत शुरुआत होने के संकेत है। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर 50 पॉइंट के आसपास नीचे दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी कोई 15,000 के नीचे जाए वैसा संकेत तो दिख नहीं रहा। निफ्टी और सेंसेक्स एकदम शांत कारोबार। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है, 8 अंक नीचे सेंसेक्स, 25 अंक नीचे और 2 अंक ऊपर निफ्टी। तो एकदम शांत कारोबार सेंसेक्स और निफ्टी में इस वक्त। स्टॉक्स जो एक्शन में, सन फार्मा जो रिकॉल किए 4 लाख कार्टन, 2% नीचे स्टॉक। आईसीआईसी बैंक 1% नीचे, भेल और बैंक ऑफ बड़ौदा में आधा % का नुकसान। मजबूत क्या है? रिलायंस, राकेश कह रहे हैं और न चले, 1% ऊपर है रिलायंस का स्टॉक, 1% ऊपर कोल इंडिया। इन्फोसिस भी खरीदारी की राय उनकी 1% ऊपर ये स्टॉक खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो कुछ हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। अब आइए आप वायदा कारोबार के स्टॉक बताओ। उससे पहले बता दूं कि अब हरे निशान में लौट चुके हैं बाजार और 7,500 के बेहद करीब है निफ्टी, 11 अंकों की मजबूती के साथ, और 50 अंक ऊपर आपको दिखेगा इस वक्त सेंसेक्स। तो ओवरऑल खरीदारी निचले स्तरों पर भी आती हुई दिख रही, तो माहौल उतना खराब, उतना बुरा है नहीं। आइए वायदा कारोबार के शेयर देख लें। हम जो कह रहे थे कि DLF, यूनिटेक, ये तमाम रियल एस्टेट शेयरों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वाला मामला है। बैंक्स थोड़े से दबाव में हैं। अब आप देखें तो बैंक ऑफ इंडिया, यूको, आईडीबीआई, बहुत सारे बैंक्स की जो क्रिसिल ने डाउनग्रेडिंग की है उसका असर यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। तो बैंक्स और रियल एस्टेट यही दबाव में है, 2 सेक्टर। आइए मजबूत क्या है? M&M फाइनेंस 2% ऊपर, ग्रेन्यूल्स 1.5% ऊपर, JSW एनर्जी, REC PFC में अच्छी मजबूती, दोनों स्टॉक पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। हेमंत, आपने कहां एक्शन पकड़ा है? ऑयल एंड गैस स्पेस पर ही एक्शन है। आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूती के साथ खुला है, ONGC के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए इस सेक्टर में, वो एक बड़ा पॉजिटिव है और ये सेक्टर दरअसल मदद कर रहा है बाजार की। आज इन्फोसिस कल की गिरावट से आज रिकवर होता हुआ, विप्रो जैसे स्टॉक्स भी आप देखिए मजबूती के साथ आज खुलते हुए यहां पर नजर आएंगे। लेकिन सन फार्मा के लिए खराब खबर, उसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ रहा है जो उसने रिकॉल किए हैं 2% नीचे। निफ्टी का सबसे ज्यादा कमजोरी भरा शेयर दरअसल सन फार्मा ही है। ICICI बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, येस बैंक, ये पूरा का पूरा पैक है देखिए जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी लाल निशान में अभी भी बना हुआ है, ये थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक में भी। A320 नियो का जो एयरबस इन्होंने डिलीवरी ली है उससे फायदा इनको मिला है, करीब 1-1.25% ऊपर। लेकिन अनिल देखिए, अच्छी क्वालिटी के रियल एस्टेट शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सारे के सारे रियल एस्टेट नहीं शेयर नीचे नहीं है। शोभा जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट भी कल रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल पास होने के बाद जब बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि हमारी जैसी कंपनियों को प्रॉब्लम नहीं है। तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर, लेकिन क्वालिटी रियल एस्टेट कंपनियों में तेजी भी देखने को मिल रही है। तो एक मिक्स रुझान देखा जा रहा है। DLF भी अब नीचे से थोड़ा सा सुधरता हुआ। चलिए, तो बुरा हाल नहीं है, कहने का मतलब यही है। और आप देखिए 7,500 पर निफ्टी है, हमारे निर्णायक लेवल पर पहुंच चुका है। देखते हैं आगे किस तरह बढ़ता है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुल मिलाकर माहौल ठीक है इस वक्त, बाजार में कोई खराब वाले सिचुएशन है नहीं, तो थोड़ा लग रहा है। आप कुछ देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, कोल्टे पाटिल, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी क्वालिटी की कही जाती हैं। आप देखिए वो पूरा का पूरा पैक अगर उनको एक के बाद एक लाएं तो आप पाएंगे कि इस बिल के बाद अब उम्मीदें यही बन गई हैं कि कंपनियां जल्दी से जल्दी अपने सही समय पर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगी। और उसके चलते आप देखिए कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अनिल, बिल्कुल, तो ये रुझान इस वक्त के बाजार का आपके लिए। चलिए हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं क्या ट्रेड लेना चाहिए। सबसे पहले तो सुब्रमण्यम साहब, 7,500 के आसपास निफ्टी, इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना हो, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को खरीदें या बेचें? जी, आई थिंक जो लास्ट 2 दिन में जो अनिश्चितता देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन है। और हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर भी स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी लेके चले, जहां पर हम 7,500 का कॉल जो 106 के आसपास ट्रेड करें उसको बेच के चले, और 7,400 का पुट जो 80 के आसपास ट्रेड कर उसको बेच के चले। तो यहाँ पर एक रेंज जो दायरे में मार्केट में रहने की संभावना है। तो जो टोटल रिटर्न आती है 180 पॉइंट्स की आती है, तो एक 205 का स्टॉप लॉस लगाए और एक टारगेट के लिहाज से अगर आप देखो तो आई थिंक 110 यहां तक प्रीमियम श्रिंक होने की संभावना है। राकेश, एफएनओ में देखिए DLF अब 2% ऊपर है, HDIL 2% ऊपर है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1% मजबूत है। सारे के सारे रियल एस्टेट शेयर थोड़ी सी जो नरमी के साथ भी खुले थे वो रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। कोई शेयर जो आपको पसंद हो जहां आप तेजी खेलना चाहें आज?
देखिए हेमंत जी, इस स्पेस के अंदर सबसे बढ़िया जो स्टॉक मुझे टेक्निकली लगता है वो DLF है। नीचे में 104 रुपीज 50 पैसा एक क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है DLF में 117, 118 के स्तर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर FNO से किसी स्टॉक को पिक करना है तो DLF को पिक करना चाहिए। अरे वाह, DLF खरीदना चाहते हैं। आवाज ने कल अवार्ड भी दिया है DLF को। राकेश DLF को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, दिल्ली के है ना। तो अच्छा, एक और स्टॉक जो अब तेजी की तरफ एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है केन इंडिया। 1.25% फिर से मजबूत। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रूड कल 2% नीचे था, फिर भी केन अब केन गिरता कम है, बढ़ता ज्यादा है। ये थोड़ा सा संकेत आता हुआ दिख रहा है। आप खरीदेंगे सुब्रमण्यम साहब? जी, आई थिंक ऑयल एंड इस पर्टिकुलर प्योर ऑयल स्पेस में अगर आप देखें तो चार्ट सबसे बेहतर केन का ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ONGC में भी यहाँ पर बीच बीच में अनिश्चितता आती है, लेकिन क्रूड यहाँ पर एक स्टेडी राउंडिंग बॉटम एक बनते हुए लग रही है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो भी शॉर्ट्स थे वो कवर हो रहे हैं और बाइंग भी आ रही है, और क्रूड भी सहारा दे रही है। अभी हम लगातार लास्ट एक महीने में पॉजिटिव टेरिटरी पे हम जाते हुए देखे। तो मेरा मानना है कि एक बाय डिप कैंडिडेट जरूर है अभी, और लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा दे। आई थिंक अगर लगाने का तो आई थिंक 115 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और मेरा मानना है कि नियर टर्म टारगेट 150-55 यहां तक आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए हमने देखा है 100 रुपए के लेवल्स के आसपास आया जरूर था, लेकिन केन इंडिया ने उस लेवल को तोड़ा नहीं, और उसके बाद से देखिए स्मार्ट रिकवरी, करीब करीब 40 रुपए की अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखी जा चुकी है। लेकिन आप देखिए, जो हम कह रहे थे कि कुछ कमजोर क्वालिटी की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, यूनिटेक जैसी कंपनियां, देखिए वहां जरूर दबाव देखने को मिल रहा है। 2% नीचे है ये स्टॉक, और बाकी रियल एस्टेट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई। बैंक ऑफ इंडिया के लिए खराब खबर, यूको बैंक, PNB, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ICICI बैंक, OBC, IOB, यूनियन बैंक, लंबी लिस्ट है उन बैंक्स की जहां पर प्रेशर अभी भी बना हुआ है, और यही है वो सेक्टर जो बाजार को ऊपर जाने से रोक रहा है। और अब आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान से लाल निशान में आते हुए आपको नजर आएंगे। तो बैंक्स में साफ तौर पर प्रेशर आज के सत्र में बना हुआ है, ये क्लियर कट चीज दिख रही है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी देखिए अनिल अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, खासतौर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। कल हमने देखा था HDIL में एक अच्छी रैली देखने को मिलती। महेश, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में बेस्ट पिक आपकी क्या है? LIC हाउसिंग और दीवान हाउसिंग, आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स काफी पसंद आ रहे हैं। जैसे बजट में अनाउंसमेंट्स दिए हैं नए हाउसिंग को, अफोर्डेबल हाउसिंग को, जो नए सॉप्स आए हैं, मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। और जैसे हम रियल एस्टेट सेक्टर को एक पूरी तरह से देखते हैं इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज केटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर्स। तो जैसे इनकी बायर की एक स्ट्रेंथ रहती है, वो एसेट क्वालिटी में दिखती है, और एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है दोनों कंपनी की। स्ट्रेसफुल टाइम्स में भी एसेट क्वालिटी हैज नॉट डिटोरेटेड, और वैल्यूएशंस पे भी मुझे लगता है बहुत डिमांडिंग नहीं है। तो LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग, ये हमारे टॉप पिक्स रहेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ओके, तो ये है राय इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आपके लिए। और इस बीच बैंक निफ्टी फिसलता हुआ 0.5% के नुकसान के साथ 15,100 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो यहां से दबाव साफ तौर पर बनता हुआ दिखेगा आपको इस वक्त बाजार में। लेकिन मजबूती ऑयल एंड गैस शेयरों में होती दिख रही है। BPCL अब टॉप गेनर है, निफ्टी में रिलायंस 5% की मजबूती के साथ। तो ये एक्सप्रेस जरूर है जो थोड़ा सहारा देने का काम करती हुई दिख रही है। सन फार्मा में 2% का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा साफ तौर पर। ये एक एक्शन है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की हम बात कर रहे थे, एक बार वो शेयर भी और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपके लिए ले आए। यूनाइटेड ब्रूअरीज 2% नीचे है और यूनाइटेड स्पिरिट्स 1% नीचे है। ये 52 हफ्ते का निचला स्तर यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। इन दोनों पे राय लें? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए सुब्रमण्यम साहब, वायदा कारोबार के स्टॉक हैं दोनों ही, बताएं बेच कर ही चलें? जी, जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है, आई थिंक कल की भी आज की भी कारोबार में जो हमने नरवी देख रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट्स में अभी एक बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे आ रहा है। तो अगर यहां पर और एक 2200 तक, अगर 2250 तक अगर देखने को मिले, तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद रिस्क रिवर्स लिहाज से एक बाइंग भी की जा सकती है, और आई थिंक डेफिनेटली यहां से एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जहां तक यूनाइटेड ब्रूअरीज का सवाल है, आई थिंक इसमें बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड है। यहां पर कुछ भले तो यहां पर ज्यादातर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप देखें तो चार्ट्स अगर आप देखें तो ये काफी रेंज बाउंड है। तो करंट लेवल पे आई थिंक वेट एंड वॉच, ऐसे कोई राय देना मुश्किल है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में डेफिनेटली 2200-2250 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। ओके, फिलहाल आज यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 52
वीक लो लगाया है। कोलगेट देखिए अब 800 रुपए के नीचे आ गया। इन तमाम शेयरों की बात हमने बाजार खुलने से पहले की थी और यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोलगेट ये तीनों ही शेयर दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। कोलगेट अब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। राकेश, चार्ट्स आप देखकर अभी कोई ट्रेड लेने का मन कर रहा है या रुकना चाहेंगे, या आपको लगता है कौन सी लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए? देखिए हेमंत जी, दो अलग चीजें हैं। अगर टेक्निकली कोई ट्रेड कर रहा है तो कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन हुआ था। 808 के अराउंड की क्लोजिंग थी, 840 के ऊपर का स्टॉप लॉस बैठता है। स्टॉक ने एक नया लो लगाया था और टेक्निकली अगर आप देखते हैं स्टॉक के अंदर नेक्स्ट एक बड़ा सपोर्ट आता है स्टॉक में 760 से 770 का जोन है। अगर लंबी अवधि के नजरिए से खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 770 के अराउंड आता है तो एक अच्छा लेवल्स है खरीदने के लिए। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और अब हेमंत जो दिखा रहा है वो ये कि जिसे हरे निशान में आने की कोशिश करते हैं बाजार, थोड़ी सेलिंग गहराती हुई दिखती है, वहां से प्रेशर बनता हुआ जरूर साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए इस वक्त 25 अंकों का नुकसान है, नुकसान बड़ा नहीं है लेकिन ऊपर के लेवल पर दिखने में हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार बंद होने के बाद आईपी के आंकड़े, तीसरे महीने लगातार नेगेटिव आने की बातें, ये सारी चीजें हो सकती हैं जो ट्रेडर्स के रडार पर। और एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है। नहीं, बिल्कुल। तो देखते हैं आज किस तरह का माहौल रहता है। फिलहाल तो सुस्ती है, लेकिन वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश, मयूरेश और साथ ही सुब्रमण्यम साहब, शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब सीधे बात करेंगे हम सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बजट के बाद की तेजी काफी बेहतरीन रही है अब तक, क्या कहेंगे? क्या यहां से बाजार के लिए ऊपर जाने के लिए अब कोई ट्रिगर्स नहीं है या फिर यह हर गिरावट में खरीदारी का मार्केट बन चुका है? कैसे अप्रोच करें? देखिए, मैं अगर समझूं तो शॉर्ट टर्म में बजट एक बहुत बड़ा ट्रिगर था बाजार के लिए और वो इवेंट हमारे पीछे है। इसके बाद एक और इवेंट है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, वो हो सकता है आरबीआई से रेट कट की अनाउंसमेंट, जो कि हमारे ख्याल से चूंकि 5 अप्रैल को उनकी पॉलिसी का डेट है तो शायद संभावित है कि उसी दिन वो अनाउंस होगा। तो ये दो इवेंट बैक टू बैक मेरे ख्याल से मार्केट के डायरेक्शन को एक दिशा दे सकते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से इवेंट्स की जो लाइनअप है वो अगर आप मीडियम टर्म में देखें तो ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो बाजार को और भी ऊपर के लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद काफी उम्मीद की जा रही है कि इस साल जो मानसून है वो नॉर्मल होगी और उसके फलस्वरूप प्लस जो बाकी इनिशिएटिव्स सरकार ने ले रखी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उनका परिणाम हमको लगता है सितंबर की तिमाही में दिखने लगेगा। तो मॉनसून और उसके बाद सितंबर तिमाही की रिजल्ट्स हमारे ख्याल से 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं और इन दोनों इवेंट्स के साथ अगर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर कोई क्राइसिस ना हो तो जैसे कि मैंने थोड़े से लाइटर टोन में कहा था कि चूंकि जेटली साहब ने बजट की स्पीच में 9 नंबर पर बड़ा स्ट्रेस दिया था, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ हिज बजट प्रोविजंस, 9 पिलर्स ऑफ हिज टैक्स पॉलिसी। तो 9वें महीने में जो साल 2016 है जिसकी की न्यूमरोलॉजी से अगर आप जोड़े तो वो भी 9 आता है, तो संभावित है कि 9000 का निफ्टी का आंकड़ा हम सितंबर के आसपास दोबारा देख सकते हैं। वाह, 9000 का आंकड़ा बड़ा कैलकुलेशन है जी हाँ, बेहतरीन। आपके मुंह में घी शक्कर सर, ऐसा हो जल्दी से और बाजार में एक अच्छी रिकवरी आए। ये बताइए, जिस तरह से अब सरकार वापस से रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने लगी है, दिख रही है, ऑयल एंड गैस क्षेत्र में कल हेल्प के नाम से देखिए जो रिफॉर्म्स किए, एमएमडीआर में जो संशोधन किया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल कल फाइनली 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पास हो गया और अब आज भी आप देखिए कुछ नए रिफॉर्म्स को लाने की बात संसद में की जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस प्रोसेस को? देखिए, ये अगर पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा ट्रैक पर अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से आज के माहौल में वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जब एनडीए सरकार का गठन हुआ था और उसके बाद जो हमने मई 2014 की बाद की जो रैली देखी वो इस बात से प्रेरित थी कि 283 सीट के साथ ये सरकार पार्लियामेंट में काफी फ्रंट फुट पे रह के लेजिस्लेटिव प्रोसेस को आगे ले जाएगी। बिल्कुल। पिछले 1.5 साल का और उससे ज्यादा समय का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा और अब हम लोग इस कगार पे पहुंच गए थे कि हमें था कि पार्लियामेंट में कोई भी प्रोग्रेसिव मेजर या लॉ पास ही नहीं हो सकता। और जीएसटी का तो जिस तरह से हर्ष हुआ है हम सब देख रहे हैं अपने सामने,
तो उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में उपलब्धि सरकार प्रदर्शित कर पाएगी तो मेरे ख्याल से ये एक टेलविंड कहूंगा मैं, जो बाजार को और भी समर्थन दे सकता है। ओके, तो ये एक बड़ी बाजार के लिए बात होगी। लेकिन इस बीच देखिए फिर से 7,500 पर आता हुआ दिख रहा है निफ्टी, और मिड कैप शेयरों में एक अच्छी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। तो अब मिड कैप इंडेक्स से थोड़ी रिकवरी के बेहतर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ये संकेत मैं पकड़ रहा हूं इस वक्त बाजार की शुरुआती चाल में। आप देखिए अब लगभग 700 स्टॉक ऐसे हैं जो हरे निशान में लौट चुके हैं और 470 शेयरों में नुकसान है। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए 1/4% की मजबूती। तो सेंटिमेंट में सुधार के संकेत आपको मिल रहे हैं। देखिए किस तरह से बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर होती हुई दिख रही है। ये लाल लकीर जो है ना, ये नीचे जाती दिख रही है, ये बताती है कि कमजोर शेयर धीरे धीरे इस बाजार में कम हो रहे हैं। अच्छी बात है, ये एक अच्छा संकेत है। ऑयल एंड गैस की बात हमने की, लेकिन सर एक और बड़ी बात है, बड़े सेक्टर की बात है संजय सर, वो है बैंकिंग शेयरों की। कल भी आपने देखा 8 बैंकों को क्रिसिल ने डाउनग्रेड किया। तमाम खबरें बैंकों के एनपीओ को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर आ रही है। क्या लगता है इन सब खबरों में के बीच में सरकारी बैंकों के दाम ऐसे हो गए हैं कि खरीद लिया जाए इन्हें? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? देखिए, जिस तरह का AQR के फलस्वरूप बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहल लिया कि उन्होंने अपने सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को एक ही क्वार्टर में रिकग्नाइज कर दिया। अगर शायद बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक ये कर दिए होते तो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रति आज मार्केट का रुझान ज्यादा पॉजिटिव होता। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर आप अपने जितने गड़े मुर्दे हैं उनको एक साथ बाहर ले आएंगे तो बाजार उसको ज्यादा रिवॉर्ड करता है। मुझे लगता है AQR के अंतर्गत जो पिछले क्वार्टर में जो बाकी रह गया था एनपीए को रिकग्नाइज करना, बाकी के बाकी PSU बैंक्स BOP के एक्सपीरियंस से उत्साहित होके इस क्वार्टर में हमारे ख्याल से अपने जितने एनपीएस हैं कम से कम एक बार को तो वो सामने ला देंगे। जब ये हो जाएगा तो एक फेयर असेसमेंट ऑफ द एडजस्टेड बुक वैल्यू ऑफ द बैंक्स बाजार के लिए एस्टिमेट करना आसान होगा। मेरे ख्याल से वो ही एक इवेंट है जो लार्ज कैप इंडेक्स को आज दबाव में रखे हुए है, क्योंकि 25 से 30% वेट जो है इंडेक्स का आज भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का है। तो जब उससे ये बादल उड़ जाएंगे तो उसमें वो रैली आएगी। तो अगर आप उनमें चुनाव लेना चाहेंगे तो ऑब्वियसली यू शुड गो बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिकॉज जिनके मार्केट कैप अच्छे हैं वो ज्यादा अच्छा मैनेज बैंक्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ज्यादा बड़ा अवसर प्रदान करेगा। दूसरी बात जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसको कंसोलिडेशन के बारे में, मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से PSU बैंक में नहीं हो सकता। बाकी बैंक को तो छोड़ दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब SBI, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को अपने साथ कंसोलिडेट किया था तो उस पूरे प्रोसेस को 1.5 से 2 साल लगे थे। तो वो उस पर मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं, लेकिन उनकी एडजस्टेड बुक वैल्यू रिकग्नाइज हो जाए और हम उसके बाद एक फेयर असेसमेंट कर पाए, उसमें मुझे ज्यादा बल दिखता है। बिल्कुल, आपने बैंक्स की बात करी और आज देखिए एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। DLF 3.5% ऊपर हो गया है। अब खराब खुला था, कमजोर खुला था, और एक देखिए स्मार्ट रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। 4% मजबूत है अब DLF। HDIL 3% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2.5% ऊपर। इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखिए, दीवान हाउसिंग, LIC हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये तमाम ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। और कल जो इवेंट हुआ है वो दरअसल रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल 10 साल के लंबे इंतजार के बाद पास हुआ है। कैसे देखा आपने इस बिल को, और अगर आपको चुनना हो तो क्या चुनेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या फिर रियल एस्टेट कंपनीज इस समय? देखिए, मैं चूंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बहुत दिन तक संबंधित रहा, तो मेरा अपना व्यू है कि अगर आप रेगुलेशन के अंदर आते हैं तो आप इन्वेस्टर को आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो ये जो रेगुलेटर का अपॉइंटमेंट होगा हर स्टेट यूनियन टेरिटरी में, हमारे ख्याल से ये जो हाउसिंग क्षेत्र में जो पैसा लगाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे, घर खरीदने के तौर पे, उनको भी काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपना पैसा कहां लगाऊंगा, तो मैं अपना पैसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लगाऊंगा, क्योंकि दो चीज एक साथ हो रहे हैं। क्योंकि ये जो बिल का पास होना, जो लोग फेंस पे बैठे हुए थे घर खरीदने के लिए, कम से कम उनमें ये कॉन्फिडेंस आया कि वो अपने डिसीजन ले पाएंगे।
दूसरी बात, जब 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होगी तो एवरेज करीब 23% की सैलरी इंक्रीज होने की बात है। आम मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले क्या करेगा, वो एक लोन लेके एक घर लेने की सोचेगा, क्योंकि उसकी EMI पे करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है अगले 2, 3, 5 साल में जो है वो यहां से कई गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ओके संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सेक्टर्स पर और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन इस बीच बाजार दिन के उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 7,500 के पार निकलकर अब निफ्टी टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 80 अंकों का इजाफा हो चुका है सेंसेक्स में और मिड कैप इंडेक्स आधा % से ज्यादा मजबूत। बैंक निफ्टी 15,300 के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। तो अच्छी खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। एक पॉजिटिव सरप्राइज की जो हम उम्मीद करते वो आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आप कह रहे थे पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है और आप देखिए 7,500 के ऊपर इस समय निफ्टी पहुंचता हुआ सेंचुरी जड़ दी है सेंसेक्स ने। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर और सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ जो हम कह रहे थे कि ये सेक्टर हो सकता है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा DLF। आप देखिए टॉप 5 F&O गेनर्स में 5 के 5 शेयर आज रियल एस्टेट शेयर ही हैं। DLF, यूनिटेक भी अब देखिए 4% ऊपर हो गया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, HDIL, ये वो स्टॉक्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं। चलिए अब एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। ICICI प्रूडेंशियल के डिप्टी CIO इक्विटी मनीष गुरनानी जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। गुरनानी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। 6 दिनों की तेजी के बाद कल सुस्ती देखने को मिली और आज देखिए बाजार वापस से फॉर्म में आता हुआ। ECB का जो बड़ा इवेंट है वो ओवर हो चुका है। ये बताइए यहां से आगे की चाल भारतीय बाजारों के लिए कैसी रह सकती है? मेरे ख्याल में जो उछाल आया है वो काफी ग्लोबल फैक्टर से आया है। आप देखेंगे कि कमोडिटीज में ग्लोबली थोड़ा रिबाउंड हुआ है, तो उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स जनरली अच्छा करे हैं लास्ट 2-3 हफ्ते में। तो उसकी वजह से इंडिया का भी परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट टर्म्स में ठीक ठाक रहा है। और मेरे ख्याल से काफी मार्केट मूवमेंट आजकल ऑयल और दूसरी कमोडिटी प्राइस से लिंक हो गया है। तो अगर ऑयल और कमोडिटीज थोड़ा और उछाल मारेंगी तो इंडियन मार्केट भी हेल्दी रहने का चांस काफी अच्छा है। ओके, हिंदुस्तान के बाजार बेहतर रहेंगे अगर कमोडिटी मार्केट्स काफी बेहतर नजर आए। और उसी लिहाज से जो एक राय में लेना चाहता हूं और जिस पर सरकार ने कल बड़ा एक्शन लिया वो ऑयल एंड गैस स्पेस का है। क्रूड के दाम स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी काम सरकार करने की कोशिश कर रही है। सर, क्या लगता है आपको, क्या इस सेक्टर के स्टॉक्स में वैल्यूएशंस ऐसे आकर्षक हो चुके हैं कि यहां पर निवेश करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली ऑयल एंड गैस में हमारा काफी स्टॉक्स में एक्सपोजर है और हमको लगता है कि काफी स्टॉक्स का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। जो स्टेप सरकार ने कल लिया है वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए तो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। बट ये भी कहना चाहता हूं कि ये ऑयल प्राइस पे मे बी कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना जल्दी नहीं आए सेक्टर में, क्योंकि $40-42 इतना रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं है कि ग्लोबल कंपनीज एग्रेसिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी ये सेक्टर में। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि काफी क्लैरिटी मिलेगा ऑयल कंपनीज को एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, मेरे ख्याल से इकोनॉमी पे भी काफी बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा इसका। क्योंकि अगर ये सेक्टर में फाइनली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा तो अमाउंट काफी ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। सर, ये बताइए बैंक्स पर क्या राय बन रही है? हम हर रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कभी ब्रोकरेज हाउसेस PSU बैंक को डाउनग्रेड करते हैं, कभी रेटिंग एजेंसीज की तरफ से डाउनग्रेड आते हैं। क्या ये डाउनग्रेड का सिलसिला अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, अंत में है और अब खरीदारी करनी चाहिए, या आपको लगता है कि चौथी तिमाही के नंबर्स देखने के बाद ही यहाँ पर बाइंग करेंगे? आप कैसे अप्रोच करेंगे PSU बैंक्स को? देखिए, मेरे ख्याल से इनकी अर्निंग्स इतनी मटेरियल नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि अर्निंग्स में जो RBI का एक्सरसाइज है या जो ग्लोबल सेक्टर लाइक स्टील का NPA है वो तो कभी भी आ सकता है। मेरे ख्याल से 2-3 चीज इस सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो डोमेस्टिक में जैसे रेट्स
इंटरेस्ट रेट्स कितना कम होने का चांस है, बिकॉज उससे थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, ट्रेजरी बुक का प्रॉफिट आता है, तो काफी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो बैंक्स को फायदा होता है। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अगेन कमोडिटीज थोड़ा स्टेबलाइज होके ऊपर जाएंगी तो काफी जो सेक्टर्स है जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, उसमें जो भी कंसर्न्स है एनपीए के वो थोड़े कम होने लगेंगे। और थर्ड है कि इंडिया में ग्रोथ कितना आता है, क्योंकि ग्रोथ से ही काफी एसेट क्वालिटी सॉल्व होता है। तो अगर हम आईआईपी या क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा पिकअप देखेंगे तो ये सेक्टर अच्छा करेगा। तो अभी वैल्यूएशंस तो काफी अगेन अट्रैक्टिव है ये सेक्टर में, बट रिसेंटली काफी रिबाउंड भी आया है। तो आई थिंक ये सब 3-4 फैक्टर देख के ही एवरी स्टॉक को इवैल्यूएट किया जा सकता है ये सेक्टर में। मनीष जी, एक और राय लेना चाहता हूं आपसे कैपिटल गुड सेक्टर पर, चूंकि आज आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं और हमारी उम्मीद ये है कि लगातार तीसरा महीना ऐसा होगा जब आईआईपी के आंकड़े नेगेटिव रहेंगे। स्टॉक काफी पिटे भी हैं इस सेक्टर के, क्या आकर्षक वैल्यूएशन है, खरीदारी का मौका है, अभी कुछ और इंतजार करना चाहिए, ग्रोथ में स्टेबिलिटी आते हुए देखें या पॉजिटिव होते हुए देखें उसके बाद ही खरीदें? अगर हम लोग काफी स्टॉक्स पे पॉजिटिव है ये लेवल पे, क्योंकि जैसे आपने कहा काफी लो लेवल पे है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अब इसमें भी क्या हुआ है कि अगर आप डिफरेंट सेगमेंट्स देखें, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल है उसमें जो डोमेस्टिक सेक्टर है मेरे ख्याल से उसमें काफी कुछ रिकवरी आया है, जैसे रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, मेट्रो, पावर ट्रांसमिशन, ये में। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो ग्लोबल सेक्टर्स का केपेक्स है जो अबाउट 30-40% ऑफ टोटल केपेक्स है, जो मेटल्स का है, एनर्जी का है, और आई थिंक थोड़ा ये रियल एस्टेट जनरली कंट्री में अभी वीक है, उससे भी ये सेक्टर पे थोड़ा हेडविंड है। तो बैलेंस में ये सेक्टर के अर्निंग्स काफी वीक रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्लोबल सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है ये मिला के काफी पुल डाउन किया है ये सेक्टर को। बट अभी हमको लगता है कि वो ग्लोबल सेक्टर्स अगर स्टेबलाइज होंगे और डोमेस्टिक सेक्टर पे तो गवर्नमेंट का काफी फोकस है, वो तो ठीक ही कर रहे हैं। तो अगर कमोडिटीज तो थोड़ा स्टेबलाइज होंगे तो अर्निंग इम्प्रूवमेंट का काफी चांस है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अभी काफी लो है। मनीष जी, आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। कल देर शाम आपको मॉर्निंग स्टार की तरफ से बेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस का अवार्ड मिला है, यानी कि ओवरऑल जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अलग अलग स्कीम नहीं, पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के लिहाज से आपको सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज हमसे बातचीत करने के लिए। बाजार इस बीच मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 100 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 7,500 के पार निकल कर टिक गया है। बिल्कुल मजबूती देखने को मिल रही है। आप देखिए बस करीब 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स मजबूत, और बैंक निफ्टी में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है, जिससे भारतीय बाजारों को बल मिल रहा है। इस समय डीएलएफ, यूनिटेक, एचडीआईएल, एमएनएम फाइनेंशियल्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, ये हैं टॉप एफएनओ के गेनर्स, जहां पर 3% से ज्यादा की तेजी बनी हुई है। और लूजर्स देखिए यूनाइटेड ब्रूवरीज, जहां पर विजय माल्या जी की हिस्सेदारी है करीब 32%, 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की, तो वो एक हैंगओवर यहां पर देखने को मिल रहा है। 2% नीचे ये स्टॉक, और कोलगेट जैसे स्टॉक्स भी आज 1% कमजोरी के साथ निफ्टी के एफएनओ के टॉप 5 लूजर्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। और सीएनबीसी आवाज पर शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। जी हां, मार्केट एक्सपर्ट के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीरीज 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब? जानने के लिए डाउनलोड करें अभी advisorymonday.com का ये मोबाइल ऐप। यही नहीं, व्यूअर्स का भी रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो गया है, जहां अब आपके पास भी है मौका 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। तो आप फटाफट डाउनलोड करिए इस ऐप को। और हमारे साथ एक और दिग्गज फंड मैनेजर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी अब हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल साहब से। पंकज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है बाजार,
पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद इस हफ्ते बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन दिखा रहा है। क्या लग रहा है सर, ये कहना सेफ है, मानना सही है कि बॉटम जो बनने थे बाजार में पिछले हफ्ते बन गए बजट के दिन, अब उन लेवल्स के पास हम नहीं पहुंचने वाले? गुड मॉर्निंग अनिल जी, हेमंत जी। हमारा ये मानना है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स वाला डाउनसाइड कई हद तक प्रोटेक्टेड हो गया है। लास्ट मंथ अगर आप रिकॉल करें तो लोगों में काफ़ी कंसर्न था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और कई ऐसे रूल्स आ सकते हैं बजट में जो घरेलू मार्केट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। वो नहीं आने के बाद लोगों का थोड़ा सेंटिमेंट बदला है, लेकिन मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल रहने वाला है। ग्लोबली अगर आप देखें तो कल ईसीबी की मीटिंग थी। जब उन्होंने ईसीबी की अनाउंसमेंट की तो मार्केट बहुत एक्साइटेड हुआ। यूरो काफ़ी देर तक डेप्रिशिएट किया, यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी 2-3% से ऊपर गए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गवर्नर ने कहा कि अभी वो और ब्याज दर घटाने की नहीं देख रहे हैं, तो मार्केट ने सारे गेन दे दिए और आपने देखा कि यूरोपियन मार्केट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो हमारा ये मानना है कि ग्लोबल वोलेटिलिटी आज रहने वाली है, बट डोमेस्टिक फैक्टर्स लेड जो मंदी या सेंटिमेंट नेगेटिव था वो कई हद तक बॉटम आउट हो गया है। नेक्स्ट 3-4 महीने में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हमें वॉच करने के लिए हैं। पहला 5 तारीख को जो आरबीआई मीट है उसमें ब्याज दर घटाते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है। अप्रैल मई में मॉनसून के फोरकास्ट आने लगेंगे। कई हद तक ये संकेत है कि ला नीना आने के कारण हम बेटर मॉनसून देख सकते हैं इस साल। थर्ड एंड फोर्थ अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल पहले हमने सितंबर में जब करेंसी डेप्रिशिएट कर रही थी तो करीबन $20 बिलियन के बॉन्ड्स इशू किए थे, उनका रिन्यूअल और रोल ओवर आ रहा है। और उसी के साथ हमारे आरबीआई गवर्नर का टर्म एक्सटेंशन का समय भी है। तो ये अगर 3-4-5 इवेंट्स को प्लस अर्निंग्स को अगर हम साथ में लेके चलें तो हमें लगता है कि मार्केट्स में ये 4-5 अपने को डायरेक्शन देंगे, प्लस ग्लोबल वोलेटिलिटी जो है वो हमें झेलनी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स लेट डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। पंकज जी, एक अच्छी तेजी इस समय हम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में बनती हुई, लेकिन आप देखिए विजय माल्या ग्रुप की जो कंपनियां हैं, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हर रोज दबाव दिखा रही हैं। इस तरह की जो कंफ्यूजन यहाँ पर बना हुआ है, जनरली आप जैसे फंड मैनेजर्स कैसे इस स्पेस को फिर अप्रोच करते हैं? क्या आप निकल जाते हैं इस तरह की कंपनियों से या फिर होल्ड करते हैं? क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो काफी सारे लोगों को पहले पसंद थी और अब ये कंट्रोवर्सी अचानक से आ गई है। अगर आप इस सरकार की 3-4 इम्पोर्टेंट चीजें देखें तो करप्शन सबसे पहले है, और ये हम काफी सालों बाद देख रहे हैं कि बैंकों को कंप्लीट फ्रीडम दिया गया। हमारे इंटरेक्शन में भी ये आ रहा है कि बैंकों को कंप्लीट छूट दी गई है कि आप जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो एनपीए अकाउंट्स हैं, उनको चेज करके रिकवरी करें। और हमारा ये शुरू दिन से इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहा है कि वैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड बिजनेस, ये तीनों चीज पर इवैल्यूएट करें। जहां हमें थोड़ा भी संकेत लगता है कि ये मैनेजमेंट में कुछ हैंकी पैंकी है, हम उस स्टॉक से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट ये एक बड़ी चीज है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। ये पंकज जी की राय। पंकज जी, लेकिन अब एक राय लेना चाहता हूं आपसे तमाम बैंकिंग शेयरों पर, जहां पर हमने नीचे स्तर से काफी अच्छी रिकवरी देखी, खासतौर से सरकारी बैंक्स में। क्या सरकारी बैंक्स की जो साफ सफाई का अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, बैलेंस शीट क्लीन करने का, उसके चलते खरीदारी का वक्त आ गया है, या एक तिमाही के नतीजे और देख लिए जाए कि कितने एनपीएस बाहर निकल कर आते हैं, उसके बाद खरीदेंगे? अनिल जी, अगर आप याद करें तो हमारी जितनी भी इंटरेक्शन हुई है लास्ट साल 1.5 साल में, हम ये आपको बोलते आए हैं कि हमारा रुझाव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रिटेल एनबीएफसी की तरफ है। पब्लिक सेक्टर बैंक आज भी हमारे पोर्टफोलियोज में अंडरवेट है, वो स्टांस आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यहाँ पर ट्रेडिंग रैलीज बन सकती हैं, बट स्ट्रक्चरली 2-3-4 बैंकों को, सरकारियों को छोड़ के आप पूरे सेक्टर को ओन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज 1-2 तिमाही में एनपीए के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सॉल्व हो जाए, बट कैपिटल प्रॉब्लम थोड़ी लंबी
प्रॉब्लम है जहां पर इनको कंस्टेंटली छोटे बैंकों को स्पेशली आपको कैपिटल रेज करना होगा। अगर आप ज्ञान संगम के अगर देखें जो मिनट्स आए हैं और जो प्रेस रिलीज आई है जो रिसेंटली लास्ट वीक कंक्लूड हुई है, उसमें क्लियर ये फोकस था कि कंसोलिडेशन स्पेशली इन पीएसयू बैंक्स कैसे किया जाए। तो ये सेक्टर में काफी हलचल आने वाले साल 1.5 साल भी रहने वाली है, अनसर्टेनिटी रहने वाली है। तो हमारा ये मानना है कि बेटर है कि आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ध्यान दें जहां मार्केट शेयर क्लियरली शिफ्ट हो रहा है। आज से 10 साल पहले 90-10 का मार्केट शेयर था, 90% पीएसयू बैंक्स, 10% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आज वो 70-30 या 75-25 हो गया है और आने वाले 10 सालों में ये नंबर हो सकता है 50-50 के आसपास हो। सो हमारा ये मानना है कि रिटेल एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ अपना ध्यान रखें, वहीं पर पोर्टफोलियो आज हमारा ओवरवेट है। रिटेल एनबीएफसीज, प्राइवेट सेक्टर और बैंक्स। एक चीज अनिल, और एक चीज बताना चाहूंगा आपको, बताइए। लास्ट 5 सालों में अगर आप देखें तो एक ये फाइनेंशियल सेक्टर में स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा रही है। तो अगर आप सपोज एक पीएसयू बैंक को होल्ड करते, लार्जेस्ट पीएसयू बैंक को, तो आपका रिटर्न नेगेटिव 5 से 7% CAGR था। अगर आप कोई प्राइवेट अच्छे बैंक को ओन करते जो रिटेल फोकस्ड है, आपका CAGR रिटर्न कुछ 20 से 25% था। और अगर आप एक कोई एनबीएफसी को ओन करते जो रिटेल फोकस्ड है, आपका पैसा 9 गुना हुआ है लास्ट 5 सालों में। तो आने वाले 2-3 सालों में भी हमारा ये मानना है कि सेक्टर कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्टर कॉल के अंदर स्टॉक कॉल सबसे इंपॉर्टेंट होगा और यही आपके परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है। बिल्कुल, तो सेक्टर्स कॉल तो सही जाना चाहिए लेकिन स्टॉक कॉल बिल्कुल ठीक जाना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। लेकिन आप इस समय देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं और कल का जो हाई था 7547 उसको छूने की इस समय कोशिश होती हुई 160 अंकों पर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ एक अच्छी रैली भारतीय बाजारों में आज देखने को मिल रही है। पॉजिटिव सरप्राइज जिसकी बात आप कह रहे थे वो होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लेकिन टिब्रेवाल साहब, आपसे एक राय लेना चाहूंगा मैं रेट सेंसिटिव्स के ऊपर। आज देखिए ये पूरा का पूरा पॉकेट काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि 1 अप्रैल से बैंक्स को रेट कट करने ही पड़ेंगे। गवर्नर साहब रेट कट तब करेंगे जब करेंगे, लेकिन नया जो बेस रेट रिजीम है वो शुरू हो जाएगा और चर्चा ये है कि 40 से 60 बेसिस पॉइंट तक रेट घटेंगे। रेट सेंसिटिव्स में अगर आपको कोई चीज पसंद हो तो बैंक्स की तो आपने बात करी, ऑटो और रियल्टी के बीच में आपको क्या पसंद है? क्लियरली हमारा रुझाव ऑटो की तरफ ज्यादा है। अगर आप रियल एस्टेट देखें तो ये एक सेक्टर है जो हमारे पोर्टफोलियो से कंप्लीट एक्सक्लूजन है। हमें लगता है कि इन्वेंट्री सिचुएशन आज भी रेसिडेंशियल साइड में काफ़ी हद तक एक्सेस है और इसे 2-3 साल लगेगा ये एक्सेस इन्वेंट्री को एब्जॉर्ब करने में। आज के दिन जो भी लॉन्च हो रही है वहाँ एक्चुअल बायर्स जा रहे हैं और वो बायर्स भी ब्रांड देख के जा रहे हैं जहाँ उनको कंप्लीट फेथ है कि एग्जीक्यूशन होगा नेक्स्ट 2-3-4 सालों में और उनकी जो बिल्डिंग है जिनमें वो घर खरीदने की सोच रहे हैं वो कंप्लीट होगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर को अगर खेलना भी है तो सेम बैंकिंग की तरह बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जाना होगा। लास्ट 5-7 साल की मंदी में ये क्लियरली प्रूव हो गया है कि 3-4 कंपनियां एक साइड में जो अच्छे स्लेट में गिनी जाती है, जो आज भी प्रीमियम कमांड कर रही हैं, लॉन्च पर 1000-1500 करोड़ का माल बेच लेती हैं, और एक स्लेट में है जहां पर आज फेथ का लॉस है, लोग उस कंपनियों में अच्छे से अच्छे भाव पर भी खरीदने में डर रहे हैं। तो ये है राय इन तमाम सेक्टर्स पर। वक्त है पंकज जी, आपसे विदा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने। एक चीज आप लोग के दर्शकों को मैं आपके माध्यम के थ्रू बोलना चाहूंगा कि काफी नेगेटिविटी है ऑन अर्निंग्स ग्रोथ कि लास्ट 2 साल से या 8 तिमाही से अगर देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर आप थोड़ी सी अर्निंग्स को ब्रेकअप करें और 50 निफ्टी कंपनियों को अगर ब्रेकअप करें तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है देखने लायक कि 38-39 कंपनियों का हमारा ये मानना है इस साल में अर्निंग ग्रोथ को 10 से 11% रहेगा, जो 85% ऑफ अर्निंग्स को फॉर्म करती है निफ्टी की। खाली वो 11-12 कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे निफ्टी के अर्निंग्स को ड्रैग कर रही है और आपका हेडलाइंस जो निफ्टी अर्निंग ग्रोथ वो 1-2% लग रहा है।
तो हमारा जब हम ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 16-17% अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है निफ्टी के हेडलाइन नंबर पर, तो लोगों को काफी आश्चर्य हो रहा है कि ये चीज बहुत ऑप्टिमिस्ट है। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करें 39 कंपनीज और 11 कंपनियों में, तो वो 39 कंपनीज 11 से 14% मूव हो रही हैं और बाकी के 2-3-4% जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही है वो 11 कंपनियों से जहां बेस इफेक्ट सबसे ज्यादा खराब है। तो अर्निंग्स की सिचुएशन ठीक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है जो लोग मेकआउट कर रहे हैं। बेहतरीन रिसर्च पंकज जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये बात बताई और इस पर जरूर तमाम इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए इस डेटा पर। तो अर्निंग ग्रोथ बेहतर होगी। शुक्रिया आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। थैंक यू अनिल जी। और बाजार ने सुस्त शुरुआत के बाद रफ्तार ऊपर की तरफ पकड़ी है, पॉजिटिव सरप्राइज बाजार में आता हुआ दिखा है। अब तो बस इंतजार है 7,550 के पार निकले, लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बन रही है CNBC आवाज के साथ, आपके तमाम सवालों पर जवाब देंगे। ब्रेक के उस पार सौदा आपका लेकर आएंगे और कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर भी होगी नजर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।